फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हमारे वीडियो का जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है जी। तो उससे पहले जो है एक और कॉन्सेप्ट जो हमारा पेंडिंग है, इससे जो पहले जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो 2 वीडियो हैं उसमें हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। और जो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने जो है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके बारे में डिस्कस किया। क्योंकि जब भी आप डिटर्मिनेशन की बात करेंगे एक्सचेंज रेट की, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिज़ाइन की बात करें तो हमें डिमांड और सप्लाई जो है दोनों फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वही है जहाँ पे डिमांड फोर्सेस एक्टिव होती हैं, और एक ऐसी एक्सचेंज रेट की हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट जो है डिटरमाइन नहीं करती बल्कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस करती हैं। तो डिमांड के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि ये जो है इन्वर्सली जो है रिलेटेड है टू द एक्सचेंज रेट। अभी जो हम जो है डिस्कस करेंगे एक बार सप्लाई के बारे में कि जो सप्लाई ऑफ जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कैसे डिटरमाइन होता है, उसको डायग्रामेटिकली हम कैसे प्रेजेंट करें। और फिर हम बात करेंगे अल्टीमेटली जो है डिटर्मिनेशन के बारे में कि किस तरीके से एक्सचेंज रेट जो है डिटरमाइन होता है। तो ये जो असाइनमेंट है या ये जो आपके सामने जो है कुछ रिटर्न वर्क है, तो आप इसको जो है रीड कर सकते हैं। ये के अंदर जो है मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं। तो मैं जो अपनी तरफ से जो है चलता हूँ सीधा जो है एक बार डायग्राम पे चलते हैं और डायग्राम से जो है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद जो है इसका जो है रीडिंग हम कर लेंगे। तो आपको जो है चीज़ें क्लियर होंगी कि ये यहाँ पे जो मेंशन है आखिर उनके थ्रू हम कहना क्या चाहते हैं। तो अगर आप सप्लाई कर्व को जो है देख पा रहे हैं तो इट इज़ द पॉजिटिवली स्लॉप्ड कर्व। ये जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज का जो है सप्लाई कर्व है एसएस। और आपको पता है कि देयर आर 2 एक्सिस, वन एक्स एक्सिस और सेकंड जो है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो हमने जो लिया है वो लिया है वही फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन करेंसी की हम बात कर रहे हैं, डॉलर्स की बात कर रहे हैं, या फिर जो है जो भी फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे पास उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी अमाउंट क्या है, कितने बिलियन डॉलर है, मिलियन डॉलर्स की हम बात करते हैं। और वाई जो एक्सिस है वहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्सचेंज रेट को लिया है कि भाई आपको डोमेस्टिक करेंसी की कितनी यूनिट चाहिए टू परचेज द 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट है जिसको हमने यहाँ पे जो मेंशन किया है वो रुपीज़ को ही मेंशन किया है, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ कुछ ऐसा। और इसको हमने जो है इक्विवेलेंट माना है किसके, $1 के। मतलब $1 अगर 10 रुपये का है तो क्या कंडीशन होगी सप्लाई की, $1 अगर 20 का होगा तो क्या होगा, $1 अगर 30 रुपीज़ का है तो क्या कंडीशन है, और $1 अगर 40 रुपीज़ का है तो क्या कंडीशन है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है जी। तो एज्यूम करते हैं हम जो है स्टार्टिंग के अंदर कि जो आपका ये जो है R1 जो है आपकी एक्सचेंज रेट अवेलेबल है, और मान लेते हैं दैट इज़ 60 रुपीज़ एज्यूम करते हैं हम, है $1 के इक्वल है भाई, $1 के इक्वल है। तो अगर 60 रुपीज़ पर डॉलर अगर एक्सचेंज रेट जो है डिसाइड होती है, डिटरमाइन होती है किसी भी वजह से, तो ये जो रेट है ये हमें बताएगी कि इस क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। और मान लेते हैं क्या है वो 100 बिलियन जो है डॉलर जो है वो हमारे जो रिक्वायरमेंट है, या ये कहेंगे कि इतना जो है हमारे देश में जो है फॉरेन एक्सचेंज का जो है सप्लाई है, इतना लोग जो हैं डॉलर जो है वो सेल करना चाहते हैं इस एक्सचेंज रेट पे डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर। ठीक है जी। तो फिर क्वेश्चन वही आता है जैसा डिमांड के अंदर आया था कि लोग सप्लाई करते ही क्यों हैं, फॉरेन एक्सचेंज आता कहाँ से है, हु आर द सप्लायर्स, कौन है सप्लायर्स जो फॉरेन एक्सचेंज को सप्लाई करते हैं। तो एक बार जो है इसको हम टेक्स्ट के थ्रू जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कौन करते हैं, कहाँ से जो है फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो ये आता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ से हमें क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज की जो है सप्लाई जो है हमारे पास आती है। ठीक है जी। क्योंकि हमें उनसे कुछ पेमेंट जो है वो रिसीव करनी है, क्योंकि हमने उनको कुछ सेल किया है, बेचा है, और बदले में जो हमारे पास क्या आने वाली हैं, कुछ पेमेंट्स आने वाली हैं। तो उसी
पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसी रिसिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं पेमेंट की, कि दैट इज़ द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कैसा है, पॉजिटिव रिलेटेड है, इसको तो हम डायग्रामेटिकली प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे इसकी जो है कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बाद में जो है हम इसको यूज़ करेंगे जब डायग्राम को ठीक ढंग से समझ चुके होंगे। तो जो अब जो हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सप्लाई आती कहाँ से है। तो आती है कहाँ से, जो फॉरेन एक्सचेंज जो है इज़ सप्लाइड टू मेक पेमेंट ऑफ आवर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई जो भी चीज़ हम दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, उनके बदले में उनको क्या करना पड़ता है, हमें कुछ पे करना पड़ता है। अब वो अगर पे करेंगे तो वो अपने साथ लेके क्या आए हैं, वो लेके आए हैं डॉलर्स को। मान लेते हैं इंडिया ने क्या किया है कि जैसे कुछ गाड़ियाँ सेल की हैं यूएसए को, तो यूएसए ने क्या किया है, उस गाड़ी के लिए जो है पेमेंट करना पड़ेगा और हमें कुछ जो है रिसिप्ट्स आएंगे हमारे पास। तो यूएसए के पास पे करने के लिए है क्या, जिन लोगों ने गाड़ियाँ परचेज़ की हैं वो आपको डॉलर में पे करना चाहेंगे। तो मतलब जैसे ही आप एक्सपोर्ट करोगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मार्केट में जिन्होंने आपसे चीज़ें परचेज़ की हैं वो घूम रहे होंगे अपनी करेंसी को लेके, जो हमारे लिए फ़ॉरेन करेंसी है, और उसको वो चाह रहे होंगे कि वो आप जो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाए, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो दे आर विलिंग टू सप्लाई, वो सप्लाई करना चाहते हैं, वो बेचना चाहते हैं अपनी करेंसी को। तो जब भी हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे तो वो क्या करेगा, एक सप्लाई को जनरेट करेगा। तो जो एक्सपोर्टर हैं एक किस्म से हम ये कह सकते हैं दे आर द सप्लायर्स। और अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्टर्स जो हैं वो एक किस्म से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करने वालों में शामिल होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कहाँ कहाँ से जो है हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई आ सकती है, तो वो आप ये देखें कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम करते हैं और वहाँ से जो है उनको क्या मिलती है, कुछ इनकम मिलती है। वो एज ए लेबर काम करते होंगे, एज ए कैपिटलिस्ट काम करते होंगे, या एज ए जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो वहाँ पे अपना जो है एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहे होंगे। तो बदले में उनको कुछ फैक्टर इनकम मिलेगा। तो वो फैक्टर इनकम भी जो है क्या है, हमारे देश में आने वाला है, तो वो रुपए में उनको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीन्स कि भाई फॉरेन एक्सचेंज की जो है मार्केट में जो है इंटरनेशनल जो मनी मार्केट है जहाँ पे फॉरेन करेंसीज़ को सेल परचेज़ किया जाता है, वहाँ पे सप्लाई जो है वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। ठीक है जी। तो पेमेंट्स ऑफ इनकम की हम बात कर लेते हैं जो हमारे रेजिडेंट्स को मिलने वाली है। तो उसके अलावा कहाँ से आएगा, उसके अलावा आएगा जो फॉरेनर्स हमारे देश में जो टूर के लिए आते हैं, स्टडी के लिए आते हैं, फ़ॉरेन कंट्री से जो हमें ग्रांट एंड डोनेशंस मिलती है। कुछ जो लोग हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए आए, उन्होंने यहाँ से कुछ डायरेक्ट परचेजिंग की है, कपड़ा ख़रीदा है या रेस्टोरेंट्स में खाना खाया है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर सप्लाइंग डॉलर्स और फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमें पता लग गया है कि जो सप्लायर जो है वो क्या है, या तो एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट के थ्रू जो है सप्लाई जनरेट होगी फॉरेन एक्सचेंज की, या वो जो लोग हैं जो फॉरेनर्स हैं हमारे देश में घूमने आए हैं, पढ़ने आए हैं, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो है रहने के लिए आए हैं। ठीक है जी। तो वो लोग क्या करेंगे, हमारे देश के अंदर जो है फ़ॉरेन जो करेंसी की जो है सप्लाई जनरेट करेंगे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में एसेट्स खरीदना चाहते हैं, लैंड परचेज़ करना चाहते हैं, बॉन्ड्स या शेयर परचेज़ करना चाहते हैं। तो अगर वो यहाँ पे इन चीज़ों को परचेज़ करेंगे तो वो किसकी सप्लाई लेके आएंगे, वो अपने साथ डॉलर्स लेके आएंगे या फॉरेन करेंसी लेके आएंगे, और उसी को क्या करेंगे, मार्केट में जो है रखेंगे कि जी आप जो है ना ये डॉलर्स को एक्सचेंज कर दीजिए विद रुपीज़। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऐसे लोग भी जो हैं क्या हैं, एक किस्म से सप्लायर्स हैं फॉरेन करेंसी का। तो यहाँ पे जो है अब एक बार डायग्राम की तरफ वापस आ जाते हैं। हाँ, एक पॉइंट और जो है मेंशन कर लेते हैं, वो है स्पेकुलेशन। मतलब जब भी जैसे मान लेते हैं $1 अगर मान लेते हैं 60 रुपीज़ का है, और कल आपको लगता है कि $1 जो है वो 50 रुपये का हो जाएगा। ठीक है जी। फॉरेनर्स हैं, उनको वो भी जो है जो इस तरह की प्रेडिक्शन या स्पेकुलेशन करते हैं, तो उनको लगता है कि अगर $1 50 रुपये का होने वाला है तो क्यों ना आज जो है क्या कर लिया जाए, $1 को बेच के उसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया जाए, और जब कल जो है 50 रुपये का $1 हो जाएगा तो वापस रुपए को किस में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, डॉलर में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो इससे वो क्या कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसा हो कि डॉलर की वैल्यू कम होने वाली है इन फ्यूचर, तो लोग क्या करेंगे, उसकी सप्लाई जो है जनरेट कर देंगे, सप्लाई को बढ़ा देंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सप्लाई जनरेट करते हैं इकोनॉमी के अंदर। अब जो है एक बार डायग्राम को चेक कर लेते हैं, डायग्राम क्या जो है रिवील करता है फैक्टर्स को। तो
वही जो है दोबारा से जो है चीज़ों को हम एज्यूम कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट क्या है, वो 60 रुपीज़ जो है इक्वल टू $1 हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है जी। और जो 100 जो बिलियन डॉलर है वो हम कहेंगे कि ऐसे लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो फॉरेन कंट्री से यहाँ घूमने आए हैं, ऐसे लोग जो स्पेकुलेशन के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, या लैंड या FDI या FII, मतलब कहीं भी किसी भी तरीके से हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे इनफ्लो डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर फॉरेन करेंसी का आने वाला है, तो वो जो अमाउंट है वो 100 बिलियन है फ़िलहाल इस रेट पे। अब एज्यूम करते हैं कि जो ये एक्सचेंज रेट जो है वो 60 से क्या हो चुका है, 80 हो चुका है, और अब $1 60 रुपये की बजाय कितने का हो चुका है, 80 रुपये का हो चुका है। तो इस कंडीशन पे क्या इम्पैक्ट होगा फॉरेन एक्सचेंज की जो है सप्लाई पे, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। और उसके लिए जो एक सिंपल सा एग्जांपल रखते हैं, मान लेते हैं कि $1 जो है वो 60 रुपये का था। तो अगर एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, इंडिया में जो है अभी प्राइसेस में कोई चीज़ नहीं आया, तो फ़ौरन जो लोग हैं वो क्या कर सकते थे, $1 से 60 रुपये की ज़मीन जो है वो क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे। और मान लेते हैं उन्होंने क्या किया, 100 यार्ड्स जो है वो क्या की है, ज़मीन परचेज़ की है। अब जो है वो $1 कितने रुपये का हो चुका है, 80 रुपीज़ का हो चुका है किसी वजह से। तो इसका मतलब है कि अब $1 से 100 यार्ड्स की बजाय, क्योंकि वो 60 रुपये में 100 यार्ड आता है, अब वो क्या कर सकते हैं, 80 रुपये की क्या कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद या गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और वो शायद 100 यार्ड से फिर क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि 20 रुपये की एक्स्ट्रा ज़मीन, और मान लेते हैं वो कितना है, 120 या 130 यार्ड्स उन्होंने परचेज़ कर लिया। तो इसका मतलब है कि जब भी एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ता है, ठीक है जी, ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, और नीचे की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, कम होगा। एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा तो फॉरेनर्स के लिए जो है क्या होगा, हमारे देश में चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज, शेयर, बॉन्ड्स परचेज़ करना क्या हो जाएगा, रिलेटिवली चीपर हो जाएगा। उनको अच्छा लगेगा कि हिंदुस्तान में जो है चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं, और उनको जो है एक किस्म से जो है प्राइस फॉल की वजह से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिलने की संभावना होगी। तो वो क्या करेंगे, वो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, पहले से ज़्यादा जो है मार्केट में जो है डॉलर्स को लेके आएंगे, बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति प्रॉफिट्स के लिए भागेगा। तो ऐसी कंडीशन पे हम कहेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो 100 नहीं रहेगा, वो 100 से क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा आ जाएगा। अब वो ज़्यादा कितना हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, 50 हो सकता है। हमने ईजीनेस के लिए जो एज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं 200 जो बिलियन डॉलर्स का जो है क्या हो गया, अब लोग डॉलर लेके आ गए और वो बेचना चाहते हैं, फॉरेन करेंसी लेके आ गए, और वो डोमेस्टिक करेंसी के साथ उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो जब भी एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ होगा तो मींस आपके पास जो सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। अगर इसके अपोजिट चलते हैं, रिवर्स कंडीशन में चलते हैं, और एक्सचेंज रेट क्या हो जाए, कम हो जाए, मान लेते हैं 60 से क्या हो जाए 50 अगर हो जाता है, तो आप ये समझें कि अब उनके लिए जो है चीज़ें खरीदना महंगा हो गया है। अब वही जो है 60 रुपये की चीज़ें अब उनको जो है नहीं खरीद सकते $1 से, वो सिर्फ 50 रुपये कर देंगे। तो चीज़ें पहले से कम अवेलेबल होंगी, उनको लॉस होने लगा है, तो अब उनको नहीं अच्छा लगेगा कि भाई हिंदुस्तान में जो है इन्वेस्ट करना जो है कोई जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो वो क्या करेंगे, जिनकी ज़रूरतें हैं वो तो करते रहेंगे, जिनको लगता है जो प्रॉफिट के लिए आए थे वो क्या हो जाएंगे, मार्केट से निकल जाएंगे। तो इसका मतलब अब जो डॉलर की जो सप्लाई होगी वो 100 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो क्या हो सकती है, मान लेते हैं 50 हो जाए या 60 जो भी है। इजीनेस के लिए हमने क्या मान लिया, 50 मान लिया। हमारे पास अब जो है 3 पॉइंट है, 100 है तो ए मान लेते हैं, 200 है तो बी पॉइंट है, और अगर मान लेते हैं ये जो है सी पॉइंट है। अगर आप इनको मिलाते हैं किसी स्ट्रेट लाइन से तो जो आपके पास एक कर्व तैयार होगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व तैयार होगा, और वही जो है क्या होगा, हमारा सप्लाई कर्व होगा फॉर फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे हमने डेराइव कर लिया है कि जो सप्लाई कर्व कैसा होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होता है, और जो डिमांड कर्व जो है वो कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है एक्सचेंज रेट के साथ उसका जो रिलेशन है। तो अब हम जो है डिटर्मिनेशन की तरफ जो है इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उससे पहले जो है एक बार जो है नोट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई थी, ये चीज़ें जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं नहीं इस चीज़ को समझने के बाद। तो पहला तो यही बताया था कि जो सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज वो एक किस्म से कुछ पेमेंट्स हम रिसीव करेंगे, विदेशी जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुछ पे करता है पैसा, क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ परचेज़ किया है, इस वजह से सप्लाई जनरेट होती है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव रिलेटेड, तो वो हमने देख लिया कि डायग्राम पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ेगी उनको फॉरेनर्स को हमारे देश में चीज़ें खरीदना सस्ता हो जाएगा, वो ज़्यादा पैसा डालेंगे, ज़्यादा फॉरेन करेंसी लेके आएंगे, बेचना चाहेंगे, सप्लाई जनरेट करेंगे। और एक्सचेंज रेट अगर कम होता है तो वो क्या करेंगे, कम डॉलर्स को या कम फॉरेन एक्सचेंज को जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी में सप्लाई करेंगे, क्योंकि अब उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा। तो दैट्स वाई
द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली स्लो। नेक्स्ट है, इफ एक्सचेंज रेट राइज मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये ध्यान रखना, ये तो जैसे बताया था कि जैसे जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ेगी, 50 से 60 हुआ था जो अपना, जो या 60 से 80 हुआ था जो हमने एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पे ये आया था कि अब चीज़ें जो हैं, जो 50 रुपये में जो हम चीज़ें बेचते थे, अब वो $1 के अंदर, अब $1 के अंदर हम 60 रुपये की चीज़ें जो है हमने क्या कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, और फ़ॉरेन जो करेंसी है या एक्सचेंज है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, इट बिकम्स डियरर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन अदर वर्ड्स, purchasing power decrease of domestic currency in abroad and the value of domestic goods जो प्रोड्यूस गुड्स हैं डिक्रीज़ इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारे लिए बाहर चीज़ें खरीदना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब $1 60 रुपये का हो गया है। तो अगर आपको पहले $1 की चीज़ें खरीदनी थी तो 50 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब आपको 60 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो विदेशों में आपको चीज़ें खरीदना महंगा हो चुका है और विदेशियों के लिए हमारे देश में चीज़ें खरीदना क्या हो चुका है, सस्ता हो चुका है। तो इस तरीके से जो है सप्लाई बढ़ जाएगी और हम जो डिमांड करने वाले थे वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज इफ़ एक्सचेंज रेट राइज एंड वाइस वर्सा। मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट घटेगी तो सप्लाई घटेगी। यही जो है ये जो हमने जो डायग्राम डेराइव किया था उसकी जो फाइंडिंग्स थी उनको हमने क्या किया है, यहाँ पे समरी कर दिया है। और इन पॉइंट्स को जो है आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये हमने बता ही दिया था कि हु आर द सप्लायर, सप्लायर कौन है जो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन की, कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन कैसे होता है। तो फिर एक बार जो हम डायग्राम पे चलते हैं और डायग्राम को डिस्कस करने के बाद जो राइटिंग वर्क है उसको हम देख लेंगे, और मेरे ख्याल से आसानी से जो है फिर चीज़ें जो हैं समझ में आ जाएंगी हमें क्या कॉन्सेप्ट है ये। तो अगर हम डायग्राम देखते हैं तो डिमांड को हम स्टडी कर चुके हैं, सप्लाई को हम स्टडी कर चुके हैं। वही आपका जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमने फॉरेन एक्सचेंज को लिया है, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्सचेंज रेट को लिया है। और एक्सचेंज रेट जो है ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ $1 की बात करेंगे, $1 की बात करेंगे कि $1 जो है रुपए के साथ क्या है उसकी वैल्यू। ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई, जहाँ पे सप्लाई करो और डिमांड करो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो ई पॉइंट है। तो हम कहेंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो ये वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है जो आपको मार्केट में नज़र आएगी। और ये एक किस्म से स्टेबल जो है एक्सचेंज रेट होगी। इसी पे क्या करेंगे, जो है फॉरेन एक्सचेंज को सेल और परचेज करेंगे। जो फॉरेन एक्सचेंज सेल और परचेज किया जाएगा वो क्या होगा, ओ अमाउंट में होगा। इतना जो है इस क्वांटिटी हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को हम परचेज करेंगे, और जो फॉरेनर्स हैं वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई एक्सचेंज रेट है, एज्यूम करते हैं कि जो पी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है 50 रुपीज़ को। ठीक है जी। तो 50 जो रुपीज़ है पर डॉलर, $1 को ख़रीदने के लिए हमें 50 रुपये चाहिए। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आ गया। और यहाँ एज्यूम कर लेते हैं ये 100 जो है बिलियन है, कि भाई 100 बिलियन जो है फॉरेन एक्सचेंज क्या किया गया है, सेल और परचेज किया गया है। अब मान लेते हैं कि एक्सचेंज रेट इससे कहीं अलग है, या तो P1 है या P2 है। P1 है तो बढ़ी हुई है, मतलब 50 नहीं बल्कि क्या होगा, मान लेते हैं 80 होगा, कि $1 80 रुपये का है। तो वही जो लॉजिक्स हमें जो है दोबारा से यूज़ करने जो अभी थोड़ी देर पहले किए थे, कि जब भी 80 रुपये जो है $1 का रेट होगा, एक्सचेंज रेट जो है $1 = 80 रुपीज़ होगी, तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि फॉरेनर्स को लगेगा कि हिंदुस्तानी जो चीज़ें हैं, गुड्स एंड सर्विस, वो सस्ती हैं, तो वो ज़्यादा पैसा लेके आ जाएंगे सप्लाई के अंदर। और हमें क्या लगेगा, फॉरेन कंट्रीज़ में जो चीज़ें हैं वो महंगी हैं, हम उन चीज़ों को क्या करेंगे, कम खरीदने की कोशिश करेंगे, मतलब हम डॉलर की कम डिमांड करेंगे। अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा कि यहाँ अगर आप इस लाइन को समझें तो ये जो लाइन है ये कहती है कि ये फॉरेन एक्सचेंज हम डिमांड करेंगे, और जो सप्लायर्स हैं वो क्या है, वो इतना फॉरेन एक्सचेंज हमारे सामने लेके आ गए हैं। मतलब हमारी जो डिमांड है वो सिर्फ इतने की है, मान लेते हैं ये क्या है 50 मिलियन है, और सप्लाई जो है वो क्या आ गई है 150 के आसपास आ गई। मतलब लोग $150 बिलियन बेचना चाहते हैं, हम खरीदना चाहते हैं सिर्फ $50 बिलियन। तो इकोनॉमी के अंदर क्या आ गया है, एक्सेस सप्लाई जनरेट हो गई है,
कि भाई डॉलर बेचने वाले ज़्यादा हैं, हर कोई व्यक्ति जो है हाथ में डॉलर लेके घूम रहा है कि जी आप डॉलर ले लीजिए और जो है हमें जो है आपकी डोमेस्टिक करेंसी दे दीजिए क्योंकि हमें कुछ पेमेंट करनी है। तो ऐसी कंडीशन पे जो एक्सेस सप्लाई है वो क्या करेगी, उन पे प्रेशर डालेगी कि वो क्या करें, अपनी जो एग्रीमेंट जो रेट है, जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो, कम करें वो, क्योंकि लोग अब खरीदेंगे नहीं, और ख़रीदेंगे नहीं तो जो सप्लायर्स लेके बैठे हुए हैं कि जी हाँ ले लो, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, शायद कम पे बिडिंग करेंगे, कम जो है एक्सचेंज रेट पे जो है शायद वो डॉलर सप्लाई करना शुरू कर दे। जैसे ही वो कम एक्सचेंज रेट को एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सचेंज रेट कम होना जो है स्टार्ट होगा, तो उसी कंडीशन पे जो सप्लाई जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसे लोग जो प्रॉफिट के लिए आए हुए थे या जो है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए आए थे, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी सप्लाई को निकाल लेंगे और सप्लाई में क्या स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब उनके लिए जो चीज़ें जो हैं हिंदुस्तान के अंदर वो महंगी होनी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि अब डॉलर की वैल्यू कम हो गई है। तो ये ध्यान से देखें कि जब भी हम ऊपर की तरफ चलते हैं एक्सचेंज रेट में, तो इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज की जो वैल्यू है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू वो बढ़ रही है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो इसका मतलब है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो गई, तो वो क्या करेंगे, अब जो है पहले से कम चीज़ें परचेज करने की कोशिश करेंगे। और डिमांड को अगर हम देखेंगे तो क्योंकि विदेशों में अब चीज़ें हमारे लिए खरीदना सस्ता होता जा रहा है, क्योंकि एक्सचेंज रेट कम हो रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो डिमांड में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा। कब तक आएगा, जब तक ये इंटरसेक्शन नहीं हो जाता इस रेट के ऊपर, मतलब ये रेट मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, फ्लक्चुएशन आएगा। और जो एग्जिस्ट करेगी वो कौन सी रेट करेगी, वो ये करेगी इक्विलिब्रियम जो एक्सचेंज रेट है, क्योंकि यहीं पे डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वल। अगर हम इसके अपोजिट देखना चाहें तो अपोजिट भी चेक कर सकते हैं। जैसे दोबारा एक बार देख लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और मान लेते हैं एक्सचेंज रेट अब की बार ये है P2, तो P2 एक्सचेंज रेट है, जिसे मान लेते हैं ये हमने 50 एज्यूम किया था और अब की बार जो एक्सचेंज रेट है वो क्या आ गई, 25 हो गई। तो ऐसी कंडीशन पे क्या है, ऐसी कंडीशन पे ये होगा कि हमारे लिए विदेशों में चीज़ें खरीदना इतना सस्ता हो जाएगा कि हमारी डिमांड बढ़ के यहाँ तक हो जाएगी। मतलब ये जो अमाउंट है हमारी डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा P2 से लेके D तक। P2 जो D जो लेंथ है वो हमारी डिमांड को रिप्रेजेंट करती है। और क्योंकि विदेशियों के लिए हमारे देश में चीज़ें खरीदना इतना महंगा हो चुका है कि वो नहीं खरीद पाएंगे, तो जो सप्लायर्स हैं वो सिर्फ इतनी ही सप्लाई लेके आएंगे P2 से लेके C तक, P2 से लेके C तक। ये क्या होगी, सप्लाई होगी। तो नेचुरली डिमांड ज़्यादा है, और कितनी डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड जो है मार्केट में आ गया है फॉरेन एक्सचेंज का, मतलब डॉलर को खरीदने वाले ज़्यादा लोग घूम रहे हैं जिनको डॉलर चाहिए, और डॉलर को बेचने वाले लोग नहीं हैं। तो जो खरीदने वाले हैं वो क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बिड करेंगे। वो कहेंगे 25 की बजाय जी आप 26 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, 28 ले लीजिए रुपए, और हमें $1 जो है क्या कर दीजिए, पे कर दीजिए। तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। मतलब जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ेगा फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बढ़ने लगेगी, और जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। हमारे लिए विदेशों में चीज़ें खरीदना महंगा हो जाएगा, तो डिमांड में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, डिमांड इधर चलेगी। और सप्लाई में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा, जो सप्लाई जो है वो इधर चलेगी, सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। एक्सटेंशन हम इसको बोलेंगे क्योंकि कर्व पे ही हम जो है मूवमेंट कर रहे हैं। +1 में हम सीख के आए थे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन के बारे में, ठीक है जी। और कब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक ये जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो है वो ई पॉइंट पे डिटरमाइन नहीं हो जाती। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो डिटर्मिनेशन है वो कैसे आएगा, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर एक्सचेंज रेट इससे ऊपर या नीचे है तो क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर या तो एक्सेस सप्लाई आ जाएगा या एक्सेस डिमांड आ जाएगा। और फिर जो है कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे इकोनॉमी के अंदर, और एक्सचेंज रेट को फोर्स करेंगे वहीं पे जाए जहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो इस तरीके से जो है क्या होता है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। जो टोटली जो रोल है वो किसका है, डिमांड का और सप्लाई का है। तो अब जो है इतनी चीज़ें समझने के बाद जो हम क्या कर सकते हैं, ईजीली जो है वो जो हमारे जो पैराग्राफ जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और अब हमें पता लगेगा कि यहाँ पे क्या मेंशन है। तो जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और वो कहाँ है, पॉइंट ई पे है, ठीक है जी। वो कहाँ है पॉइंट, वो यहाँ ई पॉइंट पे है, इसको आप जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि एट पॉइंट ई
इक्विलिब्रियम रेट जो एक्सचेंज है वो पी हमने एज्यूम कर ली है, एंड क्वांटिटी जो है वो क्या है, ओ एम है। ठीक है जी। तो जो एक्सचेंज रेट है वो हमने क्या एज्यूम कर ली है, वो पी एज्यूम कर ली है, और जो क्वांटिटी है वो क्या है, ओ एम है, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके भाई। ये जो है फॉरेन एक्सचेंज क्या किया जाएगा, सेल और परचेज किया जाएगा। नेक्स्ट जो है थर्ड जो पॉइंट है वो क्या कहता है, द रेट अबोव द पी से P1 create excess supply of foreign exchange equal to AB according to the given slope of demand for foreign exchange and supply of forex, there will be a pressure on exchange rate to fall। तो अगर मान लेते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो P की बजाय क्या है, P1 है, ठीक है जी, ये है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक एक्सेस सप्लाई जो है क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपको यहाँ से पता लग गया क्या होगा। और द फॉल इन एक्सचेंज रेट मेक्स आवर इम्पोर्ट्स चीपर एंड एक्सपोर्ट डियरर। तो इससे रिजल्ट क्या होगा, एक्सचेंज रेट फॉल होगी और उससे हमारे इम्पोर्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे। मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, विदेशों से चीज़ें खरीदना हमारे लिए सस्ता हो जाएगा, और एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। फॉरेनर्स के लिए हमारी चीज़ें महंगी होंगी, वो कम खरीदेंगे तो वो कम डॉलर जो है सप्लाई में लेके आएंगे। रिजल्ट सप्लाई में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और डिमांड में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं एक्सटेंशन डिमांड में होगा, और सप्लाई में क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है। और कब तक होता रहेगा, जब तक हम ई पॉइंट पे नहीं आ जाते। नेक्स्ट है कि भाई अगर एक्सचेंज रेट जो है वो P1 की बजाय क्या है, P2 है, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें एक बार, ठीक है जी। ये P1 की बजाय हम इसको क्या मान लेंगे, P2 मान लें, ये वाला एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे क्या है, देयर विल बी एक्सेस डिमांड, एक एक्सेस डिमांड हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, वो क्या होगा, CD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, CD क्या हो गया है, एक्सेस डिमांड हो गया है। तो इसका मतलब एक्सचेंज रेट क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हमारे जो इंपोर्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। विदेशी जो हैं वो ज़्यादा पैसा लगाने लगेंगे हमारे देश में, और हम जो है धीरे धीरे क्या करने लगेंगे, जो चीज़ें खरीद रहे थे वो कम करने लगेंगे। तो सप्लाई में क्या आएगा, जो है एक्सटेंशन आएगा, और डिमांड में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो एक्सटेंशन यहाँ सप्लाई में आ गया है, कॉन्ट्रैक्शन किस में आ गया है, डिमांड में आ गया। कब तक होगा, जब तक ई पॉइंट पे हम नहीं पहुँच जाते। तो जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वही यहाँ पे जो है रिटर्न मेंशन की गई है। बस एक ये छोटा सा मिस्टेक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। P1 की बजाय क्या मान सकते हैं आप, P2 जो है एज्यूम करें, तो थोड़ा सा जो है और लॉजिकल हो जाएगा सिस्टम। अभी जो है हम एक बार जो है होमवर्क की तरफ नज़र डाल लेते हैं, क्या है। तो होमवर्क में जो है सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। तो सबसे पहला है, हाउ इज़ द एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजाइम। तो सबसे पहले आप डिफाइन करें कि भाई कहाँ पे होगा, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट जो है क्या होगा, आपका डायग्राम होगा जो हमने ऊपर जो है डेराइव किया है, ठीक है, ड्रॉ किया है, सॉरी। और उसके बाद जो है आप ये 3 या 4 जो पॉइंट हैं आप इनको क्या कर सकते हो, 1 2 जो 8 पॉइंट हैं इनको आप मेंशन कर सकते हो, और ये आपका क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, और ये जो पैरामीटर्स हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो है कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का जो आंसर आपके लिए बन जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो मैंने जो आपके लिए डाला है वो है, व्हाई डज़ द राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट कॉज राइज इन सप्लाई। जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो सप्लाई क्यों बढ़ेंगी, तो वो आप सिंपली बता दें कि इससे क्या होने वाला है, जो फॉरेनर्स के लिए हमारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, अब वो सस्ती हो गई हैं तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा परचेज करेंगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है जी। हाउ डज डिक्रीज इन FDI इन इंडिया एक्ट एज सप्लाई शॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये क्वेश्चन है आपके होट्स से जो है इसको मेंशन किया गया है, लिया गया है। तो आप इसका जो है सिंपली आंसर दे सकते हैं कि FDI का मतलब है विदेशी हमारे देश में कुछ लैंड वगैरह परचेज करेंगे, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगे और प्रोडक्शन का काम करेंगे, मतलब वो सप्लाई लेके आए हैं, और ये क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। तो इसका मतलब शायद अब वो परचेज करने वाले नहीं है, तो इसका मतलब सप्लाई जो है क्या हो गई है, वो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की कम हो गई है। और सप्लाई कम हो गई है तो इसका मतलब एक्सेस डिमांड क्रिएट हो सकता है। एक्सेस डिमांड होगा तो सीधी सी बात है, एक्सचेंज रेट बढ़ेगी, रुपए की वैल्यू क्या होगी, और कम हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे आंसर जो है मेंशन किया जा सकता है। और उसके बाद जो है, स्टेट एनी 2 फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन
करेंसी व्हेन इट्स प्राइस इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स। तो भाई कॉन्ट्रैक्शन कब आता है, तो कॉन्ट्रैक्शन तो एक्सचेंज रेट में चेंज होने से आएगा, और सप्लाई में जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो सप्लाई कम होती है तो वो आएगा जब एक्सचेंज रेट फॉल हो जाएगी, और एक्सचेंज रेट फॉल हो जाएगी तो इसका मतलब हमारे देश में चीज़ें खरीदना क्या हो जाएगा, लोगों के लिए महंगा हो जाएगा। तो वो नहीं खरीदेंगे तो इसका मतलब या तो हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे, पहला फैक्टर हो सकता है। लोग यहाँ घूमना जो है बंद कर देंगे, इलाज करवाने के लिए आते हैं वो बंद कर देंगे, या जो लोग पढ़ने के लिए आते थे वो बंद कर देंगे। यहाँ वो जो FDI के रूप में जो पैसा लेके आते थे वो उसको क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेंशन किया जा सकता है। इसके अलावा जो है मैंने जो है यहाँ पे इनके जो हिंट्स वगैरह दे रखे हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इस पेज पे जो आपको क्या मिलेगा, इनका आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।